आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा हार्ड हिटिंग है और शायद बहुत सारे लोगों को ये टाइटल पसंद भी ना आए, लेकिन बिलीव मी, अगर आप इस वीडियो को खुले दिमाग से समझने की कोशिश करेंगे तो आप 100% हमारे साथ अग्री करेंगे। इस वीडियो के दौरान हम लोग इंडियन एयरफोर्स के 4 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और इन सभी को कंपेयर करते हुए इस चीज को अंडरलाइन करेंगे कि कैसे हर अप्रोच के साथ में परेशानियां आई हैं और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना को एक्चुअल प्लेन नहीं, पेपर प्लेन्स मिले हैं। चलिए एक एक करके इन प्रोजेक्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं और फर्दर डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे FGFA प्रोग्राम की, जो भारत की एक कोशिश थी कि रशिया के साथ में मिलकर एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भारत में बनाया जाएगा। ये प्रोग्राम लगभग 26 साल पहले शुरू हुआ था और इस प्रोग्राम के दौरान आइडिया था कि रशिया के पास में ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है और उसी प्लेटफॉर्म के बेसिस पर भारत अपना वेरिएंट बनाएगा। रशियन वेरिएंट था पाकफा T-50, जो कि एक सिंगल सीट ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर जेट बनाया जाना था। वहीं पर इसी प्लेटफॉर्म के बेसिस पर एक ट्विन सीट वेरिएंट बनाया जाना था जो भारतीय वायुसेना का FGFA होता। अब इस पूरे प्रोग्राम में अलग अलग तरीके की परेशानियां आई, जैसे कि रशिया नहीं चाहता था कि भारत को पूरा टेक्नोलॉजिकल एक्सेस मिले। रशिया के पास खुद भी वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी और इस प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट AL-51 इंजन डेवलपमेंट साइकिल में था। दूसरी चीज, जब इस को डेवलपमेंट प्रोसेस को इनिशिएट किया गया था तो दोनों ही पार्टनर्स के अलग अलग गोल्स थे। रशिया का गोल था कि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कॉस्टली होता है बनाने में और इसी वजह से अगर डेवलपमेंट बर्डन शेयर हो जाएगा तो चीजें उनके लिए आसान हो जाएंगी। लेकिन भारत का गोल था कि टेक्नोलॉजी एक्सेस मिले ताकि वो अपने दम पर फ्यूचर एयरक्राफ्ट बना सके। अब अगर भारत अपने गोल में सक्सेसफुल हो जाता तो रशिया न ही केवल भारत जैसा बड़ा मार्केट खोता, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में एक कॉम्पिटिटर और बढ़ जाता। चाइना ऑलरेडी वो चीज कर रहा है और अगर मार्केट में इंडिया चाइना आ जाते तो बहुत सारे देशों के लिए परेशानियां बढ़ जाती। प्रैक्टिकली मार्केट में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड पावर्स जैसे कि US, रशिया, फ्रांस, UK ये चीज बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि चाइना और इंडिया जैसे प्लेयर्स मार्केट में आए। लकीली चाइना जब टेक्नोलॉजी एक्सेस चाह रहा था तब वो एग्जाम्पल स्टैब्लिश नहीं था, लेकिन भारत के केस में वो एग्जाम्पल स्टैब्लिश हो चुका है। 2016 के आसपास ये चीज मोर और लेस क्लियर हो गई थी कि भारतीय वायुसेना FGFA प्रोग्राम के साथ आगे नहीं बढ़ेगी और साल 2018 में ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई थी कि भारतीय वायुसेना आगे नहीं बढ़ रही है। आमतौर पर आज भी इस एयरक्राफ्ट के बारे में बात होती है और कॉन्वर्सेशन केवल संक कॉस्ट के ऊपर ही रह जाती है, लेकिन अगर आपने 18 साल इस प्रोग्राम को दिए हैं तो वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम है। एनीवेज, बात करते हैं दूसरे पेपर प्रोग्राम की, जिसको MMRCA कहा जाता है। ये प्रोग्राम भी लगभग उसी समय शुरू हुआ था और अर्ली 2000 में ये डिसाइड किया गया था कि भारतीय वायुसेना के लिए 126 रफाल जैसे फाइटर जेट्स एक्वायर किए जाएंगे। हालांकि इनिशियल अंडरस्टैंडिंग मिराज 2000 के आसपास थी, लेकिन जब ये फुल ब्लोन प्रोग्राम शुरू हुआ तो वहां पर 6 कॉम्पिटिटर्स थे: दासो रफाल, यूरोफाइटर टाइफून, MiG-35, F-16, FA-18 और ग्रिपिन। अर्ली 2000 में जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उस समय दासो रफाल प्रैक्टिकली सभी एयरक्राफ्ट्स की तुलना में सबसे बेहतरीन फाइटर जेट था और मोस्ट कंप्लीट एयरक्राफ्ट था। लेकिन पिछले 26 साल में इस एयरक्राफ्ट के ऊपर बहुत ज्यादा अपग्रेड्स नहीं हुए हैं। थोड़े बेसिक अपग्रेड्स को छोड़ दिया जाए तो यह एयरक्राफ्ट वहीं का वहीं है। अमेरिकन एयरक्राफ्ट में तो ऑलरेडी नेक्स्ट जनरेशन सेंसर्स आ चुके हैं, यूरोफाइटर टाइफून के ऊपर नया सेंसर आ रहा है और ग्रिपिन के केस में ना ही उन्होंने केवल गैलियम नाइट्राइड एईसा रेडार डाला है, बल्कि उनका गैन एईसा रेडार यूरोफाइटर टाइफून के रेडार की तरह स्टीयर करेगा। एनीवेज, ये चीज हम सभी को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि शुरुआत में रफाल फाइटर जेट इन सभी एयरक्राफ्ट की तुलना में बेहतरीन फाइटर जेट था, लेकिन उस एयरक्राफ्ट का प्राइम 2020 आते आते खत्म हो गया है और इस एयरक्राफ्ट को एक मिड लाइफ रिफिट की आवश्यकता है जो रफाल F5 के साथ में आएगा। अच्छा, रफाल F5 की भी परेशानी है। फ्रांस को ये प्रोग्राम डेवलप तो करना है, लेकिन UAE के पैसे से। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन गल्फ में चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए UAE इस प्रोग्राम से बाहर है और जब तक फ्रांस को दूसरा कैश काउ नहीं मिलेगा तब तक ये प्रोग्राम थोड़ा स्लो ही रहेगा। नेवरदलेस, इस प्रोग्राम में भी भारत की तरफ से लगभग 26 साल का समय इन्वेस्ट किया गया है और रिजल्ट है 36 एयरक्राफ्ट जो इस समय भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जा चुके हैं। तीसरे प्रोग्राम की अगर बात करेंगे तो वो तेजस है और तेजस प्रोग्राम में भारत की तरफ से हर वो चीज की गई है जो नहीं की जानी चाहिए थी। शुरुआत में ऑर्डर्स दिए जाते हैं 40 एयरक्राफ्ट के, जिसमें 3 अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट थे: 16 IOC स्टैंडर्ड, 16 FOC स्टैंडर्ड्स और 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। इस तरीके का ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग की इकोनॉमिक्स में गाली कंसीडर किया जाता है। एनीवेज, चीजें केवल वहीं तक लिमिटेड नहीं थी। एयरक्राफ्ट का जब फॉलो ऑन वेरिएंट बनाने की बात आई तो उसके ऊपर भी हम लोग सालों तक बैठे रहे और ऑर्डर तब दिया गया जब US में इंजन लाइन बंद हो गई थी। वहीं दूसरी ओर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे नहीं करना चाहिए उसका पीक एग्जांपल है HAL। प्रोएक्टिवनेस 0, अकाउंटेबिलिटी 0, कम्युनिकेशन कैसे करना है 0 और इवेंचुअली LCA Mark 1A को पूरी तरीके से इजराइल निर्भर बना दिया गया।
वही मार्क 2 को लेकर अगर कोई बात करेगा तो वो बोलेगा कि मैं बचपन से इस एयरक्राफ्ट का नाम सुनते आया हूँ, लेकिन सीसीएस का अप्रूवल कब आया? साल 2022 में। फंड कब रिलीज हुए? साल 2024 में। इंटरेस्टिंगली फंड रिलीज होने के बाद भी 2 साल हो चुके हैं और हम लोगों को केवल मिली है तो तारीख। अनदर पेपर प्लेन। फिर बात करते हैं आमका की। एलसीए मार्क 1A और तेजस मार्क 2 के साथ में जो परेशानियां हुई हैं उसको ध्यान में रखते हुए आमका को प्राइवेट बनाना ही था। अच्छी चीज यह है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कुछ कंसोर्शियम्स आगे निकल कर आए हैं और भारत सरकार भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इन कंसोर्शियम्स को इंश्योर किया जाए कि उनको लॉस नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, जिस तरीके की ऑर्डरिंग पास में रही है दूसरे वेपन सिस्टम्स को लेकर भी, उसके चलते ट्रस्ट डेफिसिट तो है और ये अश्योरिंग रीअश्योरिंग प्रोसेस में भारत सरकार ने लगभग 4 साल का समय बर्बाद कर दिया। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसी टाइम फ्रेम के बीच में टर्की ने ना ही केवल अपना कान बनाया है बल्कि उसकी पहली उड़ान भी कराई है और नए प्रोटोटाइप भी बनाए। यानी कि जब से हम लोग प्रोसेस खेल रहे हैं, लगभग उसी विंडो के बीच में टर्की ने अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उड़ाया है। एनीवेज, नई टाइमलाइन के हिसाब से 2029 में आमका की पहली उड़ान होगी और अगर आप वहां से 5 से 7 साल का समय देखते हैं जिसमें टेस्टिंग एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होगी, तो आमका मार्क 1 ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में साल 2035 के आसपास आने वाला है। एनीवेज, ये 4 अलग अलग तरीके के पेपर प्लेन ये दिखाते हैं कि आपने हर तरीके के प्रोसेस ट्राई किए हैं और रिजल्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिला है। ऐसे में वापस को डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं। कंट्री में 114 रफाल फाइटर जेट्स को असेंबल करने की बात हो रही है जो समहाउ साल 2014 के आसपास अनअफोर्डेबल थे। इंडिजिनस ऑप्शंस के चारों तरफ आज भी इंजन्स को लेकर कोई भी रोड मैप नहीं है और फ्यूचरिस्टिक आमका की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा फ्यूचर में है। इन सभी चीजों के बीच में भारतीय वायुसेना 29 स्क्वाड्रन्स पर पहुंच चुकी है और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तब चाइना एयरक्राफ्ट को बेक कर रहा है। जी हाँ, उनके यहाँ इतनी तेजी से एयरक्राफ्ट बन रहे हैं जैसे आमतौर पर बेकरीज पर केक बनते हैं। देखिए, सॉल्यूशन सिंपल है, मेथड कोई भी हो, लेकिन जब तक सारे के सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलकर कॉमन गोल की तरफ नहीं जाएंगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और आपको ये चीज खुद को बतानी पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिथ होता है। कोई भी देश अपनी क्राउन ज्वेल टेक्नोलॉजी आपको आसानी से नहीं देगा। एनीवेज, कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। होपफुली FGFA का जला FCAS को फूक फूक के पिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।